we are going to discuss about the palpatory process और procedure. तो कौन कौन से स्टेप होते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, ये सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि पाल्पेशन आपका जब भी आप पेशेंट आपके पास आता है, सबसे पहला स्टेप होता है हिस्ट्री टेकिंग. वो तो आप कम्युनिकेशन विद पेशेंट, आप पेशेंट से बातचीत करके वो आपको मिल जाता है. सेकेंड इज ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, वो भी स्टेप हो गया. मीन्स वॉट एवर यू रिसीव फ्रॉम विजुअल इनपुट, आपको जो पेशेंट को देखने के बाद मिलती है इंफॉर्मेशन, दैट इज सेकेंड स्टेप. एंड द थर्ड स्टेप, इसके पहले भी एक स्टेप होता है कि स्पेशली इन फिजियोथेरेपी कि आप मूवमेंट ऑब्जर्वेशन करना है, मूवमेंट चेक करना है, तो उसमें 4 स्टेप होता है. फर्स्ट इज आपका पेशेंट का एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, जो पेशेंट जहाँ पे भी जिस पार्ट में प्रॉब्लम या जो भी कंप्लेन है उसके अकॉर्डिंग जिस पार्ट के आसपास प्रॉब्लम बता रहे हैं, आप पेशेंट से बोलोगे कि वहां पे मूवमेंट करो. ठीक है, पेशेंट विल परफॉर्म एक्टिवली, आपको छूना नहीं है, आपको टच नहीं करना है. एंड हो सकता है कि पेशेंट एक्टिवली कर ले रहा है और हो सकता है कि पेशेंट पार्शियली कर रहा है. और सपोज पेशेंट ने कंप्लेन की शोल्डर पे पेन है, कुछ भी हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, कोई और दूसरा कॉज हो सकता है. पेशेंट ने बोला कि जब हम हाथ उठाते हैं तो यहाँ पे पेन होता है. अभी एक्टिव रेंज ऑफ मोशन उसका कंप्लीट नहीं है, जितना अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए, शोल्डर अबडक्शन होना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहा पेशेंट. तो आप क्या करोगे, आप एक्टिव असिस्टेंट करोगे, पेशेंट से बोलोगे और आप सिर्फ असिस्ट करोगे. तो फर्स्ट इज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, सेकंड इज एक्टिव असिस्टेंट, थर्ड इज पैसिव. अगर पेशेंट सपोज इसमें भी नहीं कर पा रहा है तो फिर आप पैसिवली लेके जाओगे, आप चेक करोगे कि जो पेन है सिर्फ पेशेंट पेन की वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या उस जॉइंट पे कोई रेस्ट्रिक्शन है. ठीक है, तो आप पैसिव से कंफर्म हो जाएगा. आप जब उठाओगे हो सकता है फिर भी रेंज आगे ना जाए. इन केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन सा एग्जांपल है. एंड लास्ट इज रेजिस्टेड मूवमेंट. तो ये 4 मूवमेंट भी हम ऑब्जर्व करते हैं. इसके बाद का जो स्टेप होता है दैट इज योर पाल्पेशन. एंड पाल्पेशन बेसिकली here is the complete palpatory procedure which is follow these 4 steps. 4 steps होते हैं. सबसे पहला क्या होता है कि you have to define objective. जो आप पाल्पेशन करने जा रहे हो, being a physiotherapist, पाल्पेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप असेसमेंट के लिए यूज करते हो, बल्कि फिजियोथेरेपी में हम पाल्पेशन ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं. रेस्ट ऑफ द मेडिकल फील्ड पाल्पेशन सिर्फ असेसमेंट के लिए यूज होता है. बट इन फिजियोथेरेपी, कैरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथिक मेडिसिन, इन सारे में क्या होता है कि आप पाल्पेशन असेसमेंट के लिए भी यूज कर रहे हो, प्लस आपका उसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल, आपने पेशेंट का कंप्लेन से, ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल गया कि उसके सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम है, बट कौन सा लेवल है ये आपको नहीं मालूम, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है. पेशेंट बोल रहा है कि पूरे नेक में पेन हो रहा है. नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ पेन, टेंडरनेस आइडेंटिफाई करोगे. हो सकता है उसका प्रॉब्लम जो है वो C5 और C6 स्पाइनस लेवल पे हो, स्पाइनल लेवल पे हो, तो वो आप आइडेंटिफाई किया. दिस इज द असेसमेंट कि आपने पहले पल्पेट किया और आपको पता चला दिस इज प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बेसिकली C5 और C6 स्पाइनल लेवल. यहीं पे लोकलाइज है, मेन यहीं पे है. ठीक है. नेक्स्ट इज, अब आपको पता चल गया कि आपका कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हो सकते हैं. हो सकता है फैसेट लॉक हो, जाइगोएपोफाइशियल जॉइंट की प्रॉब्लम हो, पेशेंट रात में कुछ गलत पोजीशन में सो गया, अब आपको मोबिलाइज करना है. तो भी मोबिलाइज मींस मोबिलाइजेशन देना है, तो दैट इज बेसिकली योर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी. मोबिलाइजेशन तो आप ट्रीट करने के लिए दे रहे हो, तब भी आप वहां पे फिर से पाल्पेट करोगे, उस लेवल पे जाओगे, आइडेंटिफाई करोगे और फिर उसके बाद जो भी मैनुअल थेरेपी टेक्निक है वो आप अप्लाई करोगे. तो बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव आपका हमेशा जब आप फर्स्ट टाइम पेशेंट से इंटरेक्ट करते हो तो क्या होता है, इट इज बेसिकली यूज फॉर असेसमेंट. बट फिजियोथेरेपी में आप ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करोगे. व्हाटएवर.
तो यहाँ क्या हो गया, आपने डिफाइन कर लिया अपना ऑब्जेक्टिव और वी आर गोइंग टू असेस द पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट। आप पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करोगे, क्या क्या होगा, सिर्फ पेशेंट नहीं बल्कि थेरेपिस्ट भी प्रिपेयर होता है। तो प्रिपरेशन में दो तीन चीजें होती हैं, दो तीन पॉइंट होते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ द थेरेपिस्ट फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट। तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहला, थेरेपिस्ट की खुद की पोजीशन या जो कुछ भी है वो प्रिपरेशन होगी। सेकंड, पेशेंट को आप प्रिपेयर करोगे। थर्ड, जो पार्ट है उसकी भी कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आया, उसने बोला कि अब भाई लोअर बैक रीजन में पेन है। पेशेंट अभी आपको जब हिस्ट्री दे रहा है उस टाइम पे तो उसका पार्ट एक्सपोज नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रिपरेशन क्या होगी कि आप सबसे पहला पेशेंट की एक पोजीशन डिसाइड करोगे। अगर आपको लोअर बैक असेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग द पेशेंट इन प्रोन लाइन पोजीशन, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। सबसे ज्यादा अच्छी पोजीशन है कि आप बैक को कायदे से असेस कर सकते हो जब पेशेंट प्रोन लाइन में हो, और स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं। कुछ चीजें स्टैंडिंग में भी करते हैं, कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो स्टैंडिंग में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कन्वीनियंट पोजीशन क्या है, आपकी प्रोन लाइन। ठीक है, तो पहला क्या हुआ कि आपने उस पार्ट को एक्सपोज किया, कपड़े वगैरह क्लॉथिंग है उनको रिमूव किया, और उसके बाद पेशेंट को बोला कि आप पेट के बल लेट जाओ प्रोन लाइन। नेक्स्ट इज योर प्रिपरेशन। तो कुछ एडिशनल चीजें हैं वो तो खैर सबको मालूम है कि आप असेस करने जा रहे हो तो कम से कम आपका इतना हाथ फ्री होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैनुअल थेरेपी या फिजियोथेरेपी में आप एक एक स्ट्रक्चर को प्रेशर लगा के आप फील करते हो, तो एटलीस्ट आपके नेल्स वगैरह कट होने चाहिए। आपका अगर कोल्ड वेदर है तो आपके हाथ गर्म होने चाहिए, तो उनको प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा कोई आपका इंटरफेयरिंग कुछ चीजें हो सकती हैं, आप रिंग पहने हो सकते हो, ब्रेसलेट हो सकता है, रिस्ट हो सकता, रिस्ट वॉच हो सकती है, वो सबको रिमूव करना है। नेक्स्ट इज आप पेशेंट को कहां से ऑब्जर्व करोगे, आपकी पोजीशन क्या होगी। अगर बैक ऑब्जर्व करना है, पेशेंट प्रोन लाइन में आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हेड साइड में जाके खड़े होकर देखोगे उसका बैक। ठीक है, आपको कहां पे आना है, पेशेंट के बैक के लेवल पे आना है, एंड यू हैव टू कीप योर आई गेज इन द सेम लाइन। पेशेंट ऐसा लेटा हुआ है तो आप साइड में वॉक स्टैंडिंग में आओ, और आपका जो आई गेज है लाइन में होना चाहिए, और पेशेंट का बिल्कुल जो प्रॉब्लम जहाँ पे है बैक रीजन है उसके ऊपर होना चाहिए। तो क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है विजुअल इनपुट जो ऑब्जर्वेशन करते हो, क्योंकि आपकी दोनों आईज सेम नहीं देखती, इसमें भी डोमिनेंट नॉन डोमिनेंट होती है। तो आपका दोनों आई गेज कहाँ पे होगा, बिल्कुल पेशेंट का जो रीजन आप असेस कर रहे हो उसी लाइन में होना चाहिए। तो ये थेरेपिस्ट की पोजीशन हो गई। एंड नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ द पार्ट। तो ऑलरेडी एक स्टेप डिस्कस कर लिया कि वो एरिया एक्सपोज होना चाहिए। ऐसे ही हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन में प्रोन में तो आ गया, अब कुछ और उसमें मॉडिफिकेशन करना है, आप इंटरनली और एक्सटर्नली रोटेट करना। सपोज आपका शोल्डर का इनर पार्ट में कुछ आपको असेस करना है तो आपको एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जाना है हाथ, ऐसा तो है नहीं सुपाइन लाइन में आप यहाँ पे कर लोगे। ठीक है ना, तो उस पार्ट की प्रिपरेशन में ये भी आ गया कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन में सिंपल जो लाइन पोजीशन है उसमें नहीं असेस कर सकते, उसके अलावा भी कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो उस पार्ट की प्रिपरेशन हो। तो these all comes under the preparation of the therapist, preparation of the patient, and preparation of the part. The next step is localization. Localization, how to localize? बहुत से स्ट्रक्चर बॉडी पे ऐसे होते हैं जिनको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तभी आपको मालूम है, आपको दिखता है। बहुत से ऐसे लैंडमार्क हैं, फॉर एग्जांपल आपके रिस्ट के पास अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोन निकली हुई होती है, दिस इज ऑल्सो स्टेलॉइड प्रोसेस। ऐसे ही आपका एल्बो के पास में यहाँ पे मीडियल साइड में आप हाथ रखोगे तो बोनी प्रोमिनेंस फील होगा। शोल्डर के अराउंड कुछ कंटूर इस तरह का होता है। इवन मसल कॉन्ट्रेक्शन कुछ ऐसी होती है सुपरफिशियल जिनको कॉन्टैक्ट करके आप इजिली फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड, आपने हल्का सा नेक का मूवमेंट किया और बिल्कुल प्रोमिनेंट हो गई। अब आपको स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड तो आप सिंपल सा
नेक का मूवमेंट करोगे और पूरी मसल को फॉलो करते हुए आओगे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ऐसे ही अगर हम इसको फॉलो करते हुए ऊपर चले जाए तो हम टीएमजे पे पहुंच जाएंगे। तो दिस मसल इज यूज फॉर लोकलाइजेशन। बोनी प्रोमिनेंस है वो भी लोकलाइजेशन के लिए, मसल बेली है वो भी लोकलाइजेशन के लिए, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज द बोनी लैंडमार्क फॉर लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन का मतलब सिंपल सा यही होता है कि जिस चीज से आप फैमिलियर हो। आप जब किसी को अपने पास बुलाते हो, सपोज वो सामने वाला बंदा उस जगह से फैमिलियर नहीं है, तो आप कैसे बुलाते हो? कहीं दूर है वो बंदा, आप फोन पे समझाते हो एड्रेस, कैसे समझाते हो? हाँ, फला जगह पे आना, वहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखेगी, उस बिल्डिंग से यहाँ पे लेफ्ट टर्न होना, फिर आगे जाना, वहां पे इतनी बड़ी सी शॉप दिखेगी, स्टेशनरी की शॉप दिखेगी, कोई होटल दिखेगा, उसके बगल से एक गली गई हुई है, उसमें आओ, तीसरे नंबर पे जो है वो हमारा घर है। कुछ ऐसे समझाते हो। ये हम क्या कर रहे हैं डेली लाइफ में, ऐसे ही लोकलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मीडियल इपिकॉन्डाइल बोनी प्रोजेक्शन, आपको मालूम ही नहीं मीडियल इपिकॉन्डाइल है कि लेटरल इपिकॉन्डाइल है, लेकिन आपको इतना मालूम है कुछ उभरा सा है। हमने बोला कि अपने यहाँ पे हाथ रखो, देखो कुछ फील करो, कुछ फील हो रहा है, आप कहोगे हाँ एक बोनी लैंडमार्क यहाँ पे है। आपने उसको पाल्पेट किया, हमने बोला अल्नर नर्व पाल्पेट करना है। नेक्स्ट अल्नर नर्व, तो आपको मालूम होना चाहिए, एनाटॉमी में अगर आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि योर अल्नर नर्व पासेस थ्रू द पोस्टीरियर साइड ऑफ दिस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, जो आपका यहाँ पे एक गहरा सा, जैसे ही आप यहाँ से पीछे की तरफ जाओगे एक गड्ढे जैसा कुछ फील होएगा, और उस गड्ढे में जब आप अपनी फिंगर टिप को अंदर डालोगे तो वहां पे कुछ सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर फील होगा, इलास्टिक स्ट्रक्चर फील होगा। उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर लगा के आप जब पुल करोगे तो वो आपकी फिंगर पैड के नीचे से स्लाइड होता हुआ फील होगा, और सेम टाइम यहाँ पे आपको टिंगलिंग जैसा, करंट जैसा कुछ फील होगा। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली लोकलाइजेशन। तो ऐसे ही और दूसरे लैंडमार्क ही है जो ऊपरी से दिख जाते हैं, जो विजुअल ऑब्जर्वेशन पे हमें दिख जाते हैं, वहां से हम स्टार्ट करते हैं और फर्दर जो उसके आसपास के दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं वहां तक हम पहुंचते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज रिलायबल फाइंडिंग। रिलायबल फाइंडिंग मतलब क्या है? पेशेंट ने तो कंप्लेन की थी शोल्डर पेन है या नेक पेन है, आपको पूरा शोल्डर दिख रहा था, इतना कुछ करने के बाद में आप लास्ट स्टेप पे कहां पे पहुंचे कि नहीं, जितने सारे स्टेप थे कि पहला पेशेंट हिस्ट्री, दूसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा मूवमेंट ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट इज पाल्पेशन, ये सब करने के बाद में आप कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे पहुंच जाओगे कि प्रॉब्लम यहीं पे है, इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वो आपका टेंडन हो सकता है, वो आपका लिगामेंट हो सकता है, और जितनी भी शुरू से आपने जो कुछ भी स्टेप्स जो आपने फॉलो किए हैं उनको क्यूमुलेटिवली आप जब सोल्व करोगे, उसको समराइज करोगे, तो अल्टीमेटली यू विल रीच फॉर द डायग्नोसिस और रिलायबल फाइंड। दैट्स ऑल।